जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज आखिरी दिन है 20% डिस्काउंट का एमएम एकेडमी ऐप पर। इसलिए आज अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड या फिर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ऑफर जो है वो ख़त्म हो जाएगा और कम से कम लोएस्ट प्राइजेस में जो आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने को मिल रहे हैं तो उसमें थोड़े प्राइजेस की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इसलिए चांस मिस मत कीजिए। अगर आपके थोड़े भी दिन बचे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों ने तो जिनके 150 दिन बचे हैं उन्होंने भी एक एक साल दो दो साल का एक्सटेंशन ले लिया है। तो इसलिए अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो वो भी ले सकते हो, अगर आपने नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन तो वो भी ले सकते हो। आज रात 12 बजे से सब्सक्रिप्शन जो है उसमें जो डिस्काउंट चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। और जैसा कि यूपीएससी एग्जाम जो है वो भी अभी पोस्टपोन हो चुकी है, तो इसी वजह से आपको जो और अच्छा मौका मिल रहा है और अच्छा आपको रिवीजन करने के लिए भी चांस मिल रहा है। जो एमएम एकेडमी ऐप पर आपको जितने भी कोर्सेज है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको कुछ छूटा भी है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो भी चुकी है फिर भी आप सब्सक्रिप्शन लेकर जो कोर्सेज है उनको एंजॉय कर सकते हो। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त कोट यहाँ पर बोली गई है कि लाइफ स्टार्ट्स वेयर फियर एंड्स। जहाँ पर आपका डर खत्म होता है वहाँ से ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके मन में डर है तो उसको भगाने का सबसे आसान तरीका है फैक्ट्स के बलबूते पर बात कीजिए, या फिर फैक्ट्स के बलबूते पर अपने आप के साथ डिस्कशन कीजिए। जैसे कि अगर आपको डर लग रहा है कि यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा, यार यूपीएससी तो बहुत टफ है, क्लियर होगा या नहीं होगा, तो फैक्ट्स के बलबूते पर अपने आप से बात कीजिए कि यूपीएससी के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। ये सिलेबस करना ज़रूरी होता है, ये सिलेबस मेरे सामने है, इतने इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, इस तरीके से कवर करना है, सोर्सेस मेरे पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, ये जो सिलेबस है कहाँ मैं कम पढ़ रहा हूँ या कम पढ़ रही हूँ। क्या सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी मुझे याद नहीं रह पा रहा है, तो क्या मेरी रिवीजन कम पड़ रही है, और अगर रिवीजन कम पड़ रही है तो कितनी रिवीजन मुझे करने की ज़रूरत है। वो अपने अपने मेंटल बैलेंस की तरह होता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप फैक्ट्स के बलबूते पर बात करते हो तो डर जो है वो आपका अपने आप ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी जो लाइफ है उसकी बिगिनिंग होती है, लाइफ की शुरुआत होती है जब आप आपका डर जो है वो ख़त्म कर देते हो। ठीक है, तो मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए आज हम यहाँ पर 14 मई का जो एनालिसिस है वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या खास है। तो इंडियन एक्सप्रेस की जो हम बात करते हैं तो उसमें जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है उसमें हमें कुछ भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ये बैंक परचेस एचएफसी, यहाँ पर ट्रांसमिशन बेसिकली मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो है उसके बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है, जो कुछ इतना इंपॉर्टेंट निकल कर नहीं आता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पीक ऑफ सेकेंड वेव, तो ये भी एग्जाम परस्पेक्टिव से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लो कॉस्ट एयर क्लीनर, तो ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पेज की, तो इसमें एक भी एडिटोरियल आज काम का नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जहाँ पर पैलेस्टाइन उसके बारे में बात की जा रही है, तो इजराइल पैलेस्टाइन का क्या इशू है वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, हिस्ट्री से लेकर तो फ्यूचर तक का पूरा उनका कच्चा चिट्टा जो है हमने देखा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्वॉर्ड ओवर दी स्कैल्पेल, देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है या फिर मेडिकल में जो हमें लोग देखने को मिलते हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बातें हो रही है कि इम्यूनिटी ये सब चीज़ें। अब इसमें से एक केस स्टडी जो है वो बाहर निकलती है। अब केस स्टडी किस तरीके की है, देखिए अगर समझ लीजिए कि आप अब ये केस स्टडी जो है ये इस तरीके की कि आप कहीं पर एक डॉक्टर हो, ठीक है, आप कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर हो और आपके सामने दो तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। एक पेशेंट जो है वो आया है जिसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, मतलब इसके बचने के चांसेस जो है समझ लीजिए कि 1% जो है वो सिर्फ बचने के चांसेस है। और वही दूसरी तरफ एक और पेशेंट आया है जो क्रिटिकल है, जिसको मेडिकेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है, लेकिन इसके बचने के चांसेस जो है वो 50% से ज़्यादा है। ठीक है, मतलब बचने के चांसेस 50% से ज़्यादा है। तो ऐसे सिनारियों में आपके पास एक ही अगर बेड अवेलेबल है तो आप किसे बेड जो है वो देना चाहोगे, मतलब आया ये पहले है, ठीक है, तो आप बेड जो है वो किसको देना चाहोगे ये आपको यहाँ पर बताना है। ये केस स्टडी है आपके लिए। ये क्यों है,
क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है आपके माइंड में, जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है, जब दो थॉट्स एक साथ खेलते रहते हैं आपके माइंड में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, एक अगर आप देखोगे तो एक प्रैक्टिकलिटी के बेस पर एक सही रहेगा, लेकिन अगर मॉरल बेस देखें तो एक सही रहेगा। तो जो प्रैक्टिकलिटी है, जो मॉरल ग्राउंड्स है, उस पर आप कैसे लड़ोगे, ये यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटीज जो है वो देखने को मिलती है। तो इसलिए इसके बारे में जो केस स्टडी मैंने आपको बताई है, इसके बारे में आप सोचोगे यहाँ पर हम डॉक्टर वॉक्टर तो बन नहीं रहे हैं, है ना, तो फिर हम ये क्यों, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं है, ये यहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट भी बताएगा कि आप किस तरीके से अप्रोच करोगे। मतलब ये एक सिचुएशन मैंने आपको एक एक्सट्रीम सिचुएशन दी है। कई बार आपके दिमाग में जब आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रहोगे, आप आईएएस रहोगे, आईपीएस रहोगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें आती रहेगी, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। तो कौन सी चीज़ को हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, तो वो यहाँ पर निकल कर आता है। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे प्लस रीज़न क्यों ऐसा करोगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम आते हैं आइडियाज़ पेज। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो रूरल वेव है उसको हम बेंड कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कम कर सकते हैं, तो ये वाले इसको हम देखेंगे। देन उसके यहाँ पर बात की जा रही है वैक्सीन जो एक्सपोर्ट, यहाँ पर बहुत ये हो रहा है ना, बातें हो रही है कि वैक्सीन एक्सपोर्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों किया गया है, जबकि हमें इंडिया में इतनी ज़रूरत है, इंडिया में शॉर्टेज हो रहा है वैक्सीन का, तो फिर क्यों एक्सपोर्ट किया गया है। तो उसका फ़ायदा यहाँ पर बताया गया है। हालांकि संदीप पात्रा जो उन्होंने लिखा है, तो बीजेपी के स्पोक पर्सन है, तो अच्छा ही लिखा होगा, मगर स्टिल यहाँ पर फैक्ट्स बताए गए हैं। तो ये फैक्ट्स अगर सही है तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिलने वाली है, तो इसे भी हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं द हिंदू की, उसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, ये खत्म होना चाहिए, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस पर सीधा आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। पेंडेमिक में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, तो ये हम देखेंगे। देन यहाँ पर वही है जो ब्लैक फंगस हमने देखा था, है ना, तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, तो फिर से नहीं देखेंगे ये, और ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रिजनर जो उनको रिलीज़ किया जाना चाहिए क्या, कल ही हमने इसके बारे में चर्चा की है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है, मतलब यहाँ पर समझ लो जो भी प्रिजनर्स है, प्रिजनर्स की हालत कितनी ख़राब है ना, ये सब चीज़ों के बारे में हमें देखने को मिल रहा था। तो ये कुछ खास एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसका रिफॉर्मिंग मेडिकल एजुकेशन, इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते नहीं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये आज के एडिटोरियल्स हैं जो हम आज देखने वाले हैं। आइए यहाँ पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं कि वैक्सीन जो है, जो एक्सपोर्ट की गई थी, है ना, वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश जो है लोगों में देखने को मिला कि वैक्सीन एक्सपोर्ट करने के बजाय भारत में इतना शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर क्यों वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया, एक्सपोर्ट करने की क्या इतनी ज़रूरत थी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से वैक्सीन का जो एक्सपोर्ट है उसने हेल्प किया है इंडिया को। जी हाँ, वैक्सीन के एक्सपोर्ट ने किस तरीके से भारत को हेल्प किया है। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर जो भी बातें बोली जा रही है, यहाँ पर जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो यहाँ पर संदीप पात्रा जो है उनके द्वारा यहाँ पर रखा गया है। एक आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें रखा गया है, लेकिन स्टिल यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्स के बलबूते पर बात की है। मतलब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है फैक्ट्स है, यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें फैक्ट्स के बलबूते पर रखी गई है। तो अगर ये सारे फैक्ट्स सही है, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सही है क्योंकि ये भी गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन है, तो इसलिए गवर्नमेंट के ही आंकड़े ये होंगे, तो इसलिए सारे फैक्ट्स सही होने के बाद यहाँ पर हमें प्रॉपर एक अच्छा एनालिसिस मिलता है या फिर प्रॉपर एक अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे कि हमारा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो चेंज हो सकता है कि कैसे वैक्सीन के एक्सपोर्ट ने शायद हाँ हेल्प किया होगा। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं इसी चीज़ को। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो एज ऑफ मई 11 तक की अगर हम बात करते हैं, इंडिया ने कुल 663.698 लाख वैक्सीन डोजेज जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए हैं, ये भेजे हैं। ठीक है, आंकड़ा पता रखना, ये सही आंकड़ा है और उसी के साथ साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, 663.698 लाख वैक्सीन। अब अराउंड 3 टाइम्स जो है डोजेज वो यहाँ पर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेट किए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जितने हमने 50% जो है वो यहाँ पर फॉरेन कंट्री में भेज दिए हैं, एक्सपोर्ट कर दिए हैं। मतलब ये जो आंकड़े हमने फॉरेन कंट्री में भेजे, एक्सपोर्ट किए हैं, इसके लगभग 3 पट ज़्यादा इंडिया में एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, आउट ऑफ टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ है 663 ऑलमोस्ट 663 लाख वैक्सीन, सिर्फ 107.15 लाख वैक्सीन डोजेज जो है वो यहाँ पर एड के तौर पर भेजे गए हैं।
मतलब एक हेल्प के तौर पर भेजे गए हैं। जो होता है ना कि हाँ यार मेरा दोस्त है तो मैं उसको फ्री में दे दूंगा, एक हेल्प के तौर पर मैं दे रहा हूँ। तो मतलब ये अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो लगभग 16% हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 16% जो वैक्सीन डोजेस है वो हमने एड के तौर पर या एक समझ लीजिए फ्रेंडशिप के तौर पर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किए हैं 16%। अब मतलब टोटल जितने हमने एक्सपोर्ट किए उसका 16%। एंड 84% जो है, जो बचे हुए 84% है, वो दो कैटेगरीज में गिरते हैं। पहली कैटेगरी अगर हम देखते हैं तो उसमें से 54%, अब यहाँ पर जो 84% है उसकी हम बात करें तो उसका 54% अगर हम देखें ऑफ टोटल एक्सपोर्ट मतलब 357 लाख, ये कमर्शियल सप्लाई जो है उसके तौर पर दिए गए हैं। मतलब जहाँ पर हमने फ्रीली उनको नहीं दिया है, जहाँ पर हमने बेचे हैं, ठीक है, कमर्शियल तौर पर दिया है। एंड 30%, रिमेनिंग 30% अगर हम देखते हैं मतलब 198 लाख वैक्सीन जो है ये WHO के कोवैक्स फैसिलिटी है ना वहां भेजे गए हैं बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो WHO के कोवैक्स पर वहां पर फैसिलिटी में भेजे गए हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे दोनों ही जो कैटेगरीज है ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल करते हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर की। क्या होता है कि वैक्सीन जब बनाई जाती है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर जो होते हैं तो वो यहाँ पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक लाइसेंस मिल रहा है, हमें रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होता है कि हाँ इतने जो वैक्सीन डोजेस है वो हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके की कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी सिनारियो आपके पास फैक्ट जो है वो क्लियर है कि कितने हमारे एक्सपोर्ट किए गए हैं और कितने परसेंट कहाँ कहाँ किस तरीके से एक्सपोर्ट हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर मेन मुद्दे पर, मतलब जो मिथ्स यहाँ पर चल रहे हैं उसको एड्रेस करने की यहाँ पर जो कोशिश है वो यहाँ पर संदीप पात्रा के द्वारा की जा रही है। तो सबसे पहला जो हमें मिथ या फिर जो एड्रेस करना चाहिए वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है वो ये है कि वैक्सीन जो है वो एड के तौर पर भेजे जा रहे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा एड के तौर पर भेजे जा रहे हैं। और ये मतलब एड मतलब क्या है कि फ्री भेजे जा रहे हैं, फ्री दिए जा रहे हैं, फ्री बांटे जा रहे हैं। और ये ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहीं पर दिए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है उसमें दिए जा रहे हैं। अब इसमें से आउट ऑफ 107 लाख डोजेस, है ना, इसमें से 78.5 अगर हम देखते हैं मतलब ऑलमोस्ट 73.26% जो है वो नेबरिंग कंट्रीज को ही दिए गए हैं। मतलब क्या है, हमारी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनको ही ये डोजेस जो है वो फ्री में एड के तौर पर दिए गए हैं, फ्रीली दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गुड डिप्लोमेसी कहलाती है। क्यों गुड डिप्लोमेसी? क्योंकि क्या होगा कि हमारे आसपास की जो कंट्रीज है, हमारे नेबरिंग जो कंट्रीज है, ये हमारे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो चाइना अगर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है ये एक बफर स्टेट का भी काम करते हैं, जहाँ पर उनको हम रोक सकते हैं। या फिर अगर किसी देश का हमारे ऊपर हमला हो जाता है तो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पर अग्रेसर हो सकते हैं, वो यहाँ पर साथ दे सकते हैं इमीडिएट तौर पर फाइट करने के लिए, है ना। दूर दूर के जो कंट्रीज है उनको आने में वक्त लगेगा, तब तक जो जो हमारे आसपास के हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो यहाँ पर हमारा साथ देते हैं। तो इसीलिए अगर आपने देखा हो तो कई बार हम जो फाइनेंशियल एड है, हमें यहाँ पर पैसों की दिक्कत हो रही है ना। हमारे देश में भी ऐसा नहीं कि हम पूरे फाइनेंशियली समृद्ध हो चुके हैं, लेकिन स्टिल हम यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर हमारे नेबरिंग कंट्रीज को देते हैं, जिससे कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उनका ऋण रहेगा और वो हमारे लिए हेल्प करेंगे, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो एक गुड डिप्लोमेसी होती है एंड उसी के साथ साथ गुड एपिडेमियोलॉजी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। अब गुड एपिडेमियोलॉजी मतलब क्या? क्योंकि देखिए यहाँ पर कोरोना वायरस जो है ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन एंड बहुत ही फास्ट तरीके से स्प्रेड होता है। अब हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ हमारा सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है ना। जब सोशली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट आता है तो फिर अगर वो कंट्रीज अच्छी हो जाती है, अगर वो कंट्रीज इम्यून हो जाती है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो है, अगर हमारी नेबरिंग कंट्रीज इम्यून हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें भी यहाँ पर खतरा जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको भी यहाँ पर इम्यून किया जाए, जिससे कि हम भी, हमारे जो लोग हैं, क्योंकि सोशली हम कनेक्टेड है इसीलिए हमारे भी कंट्रीज के लोग जो है वो यहाँ पर सिक्योर्ड रहेंगे। तो ये यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ पर 73% ऑफ डोजेज जो है वो हमने एड के तौर पर दिए हैं, फ्रीली दिए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हैविंग इंडियाज इमीडिएट नेबर वैक्सीनेटेड एसेंशियल इंडिया की ओन पेंडेमिक कंट्रोल मेजर्स के लिए, जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड यहाँ पर 2 लाख डोजेज जो है वो यूएस पीस कीपिंग को भेजे गए हैं। 2 लाख डोजेज कहाँ? यूएस पीस कीपिंग को भेजे गए हैं, जो यहाँ पर 6,600 इंडियन पर्सनल जो है वो करंटली वहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब समझ लो कि यहाँ पर इतने जो हमने डोजेस भेजे हैं, तो ये भी एक हम उससे तर्क निकाल सकते हैं कि इंडियन जो वहाँ पर पर्सनल जो वहाँ पर अग्रेसर है, डिप्लॉयड है, तो उनके लिए हम यहाँ पर हेल्प जो है वो भेज रहे हैं। देन उसके बाद कमर्शियल सप्लाई की जब हम बात करते हैं, मतलब पैसों से हमने भेजा है, ठीक है, पैसों से हमने यहाँ पर बेचा है,
उसमें से अगर आप देखोगे तो 14% कमर्शियल सप्लाई जो है वो यूके को गया है, ठीक है, जहां पर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड इन इंडिया लाइसेंस जो है वो हमें मिल रहा है। अब ऐसे समय पर अगर आप देखोगे तो इतना जो है वो देना, कुछ कुछ ऐसा होता है कि ऑब्लिगेशन होते हैं जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम कोई वैक्सीन बना रहे हैं, जब हम कुछ कर रहे हैं, तो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर उन्होंने लाइसेंस ही नहीं दिया तो, है ना। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़रूरी होती है। मेजर कमर्शियल सप्लाई अगर हम देखते हैं तो वो सऊदी अरेबिया को भी भेजा गया है, ये कमर्शियल सप्लाई है जो सऊदी अरेबिया को भेजा गया है। सऊदी अरेबिया में अगर आप देखोगे तो लार्ज डायस्पोरा जो है इंडियंस का, वो हमें देखने को मिलता है, जो यहाँ पर एडमिनिस्टर किया जाएगा वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट सऊदी अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो यहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उनको भी यहाँ पर हम जो वैक्सीन भेज रहे हैं उससे वैक्सीन उनको दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वहाँ पर मिले। हम तो पैसों से भेज रहे हैं लेकिन वहाँ पर इंडियंस को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। तो इंडियन डायस्पोरा कितना हेल्दी होता है हमारे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी, तो ये भी काफ़ी आपको पता है। तो ये यहाँ पर फायदा जो है हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम कोवैक्स जो है फैसिलिटी WHO वहाँ पर सप्लाई जो किया गया है उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमें देखने का कमर्शियल ऑब्लिगेशन जो है वो होता है यहाँ पर, मतलब जो भी यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका कमर्शियल ऑब्लिगेशन था कि कोवैक्स जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव है WHO, गावी एंड यूनिसेफ, है ना, डिलीवरी पार्टनर है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया ने अश्योर्ड किया था कि कुछ नंबर ऑफ अफोर्डेबल प्राइजेस पर वैक्सीन जो है वो आपको भेजे जाएंगे। तो ये जो मैन्युफैक्चरर है उनके तरफ से है, ठीक है। तो अब ऐसे सिनारियो में अगर हम देखें तो सडनली अगर हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर बैन लगा देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बैन आ जाता है, तो यहाँ पर जो भी स्टार्टिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस थे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पहले किए गए थे, उसमें रुकावट आ सकती है। हेंस हमारे यहाँ पर भी जो वैक्सीन है उसका रॉ मटेरियल की रुकावट हो सकती है, वो भी लोग भी बैन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम यहाँ पर फाइनल वर्ड्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कोई भी कंट्री यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकती है कि वो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अपना जो पूरा नाता है वो कट कर दे। हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर ही चलना पड़ता है। एंड यूजर सिंपली यहाँ पर देखता है कि वैक्सीन जो है ये यहाँ पर कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, लेकिन जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उसको डजन्स ऑफ कंट्रीज पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है इनपुट मटेरियल्स के लिए, जिसके तहत वो वैक्सीन बना रहा है। हमने देखा है ना कि GST जो है वो अगर हम हटा देते हैं तो कैसे प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से हम रॉ मटेरियल जो है वो लेते हैं, इनपुट मटेरियल्स हमको लेना पड़ता है ना। तो अगर यहाँ पर हमें डिपेंडेंट रहना है, मैन्युफैक्चरर को डिपेंडेंट रहना है, और अगर हम कंप्लीटली यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो बैन कर देते हैं, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको बैन कर देते हैं, तो जो इनपुट मटेरियल्स है उस पर भी बैन लग सकता है, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन में ही प्रॉब्लम आएगी। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, उसमें अगर एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया तो इनपुट ही नहीं आएगा, वैक्सीन ही नहीं बनेगी, तो और यहाँ पर समस्याएं जो है वो खड़ी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर वैक्सीन प्रोडक्शन को डोमेस्टिकली भी यहाँ पर ऊपर उठाने के लिए मल्टीपल लेवल जो है उस पर सपोर्ट हमें चाहिए होता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर सपोर्ट जो है हमें प्रोवाइड भी करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज को भी। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आपकी क्या राय है ये आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी बातें की गई है ये मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। फिर भी यहाँ पर आपको क्या लगता है इस बारे में, क्या एक्सपोर्ट सही था, गलत था? अगर सही था तो अभी हमारे पास तर्क है, और अगर आपके पास कोई तर्क होंगे तो वो भी दे सकते हो, और अगर गलत है तो क्या तर्क आपके पास है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कि रूरल वेव जो है उसको हम बेंड कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वायरस जो है वो विलेजेस में पहुंच चुका है ना। एंड हेल्थ केयर सर्विसेज 75% हॉस्पिटल जो है वो अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। मतलब विलेज में कोरोना वायरस पहुंच चुका है लेकिन वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं है, दूर दूर तक उनको चलते हुए आना पड़ता है या फिर आना पड़ता है। अर्बन एरियाज में जो दवायाँ हैं वो सबके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो सिस्टम है वो यहाँ पर रूरल एरिया तक पहुँचने के लिए यहाँ पर बनानी चाहिए, जिससे कि रूरल एरिया तक भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो पहुँच सके और रूरल एरिया में जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर ट्रीटमेंट सही तरीके की मिल सके। अब यहाँ पर देखिए जो रूरल एरिया में लोग हैं वो मोस्टली डिनायल बेसिस पर चलते हैं। डिनायल बेसिस पर कैसे कि विलेजेस में ह्यूज हेजिटेशन है टेस्ट करने के कोरोना वायरस के, क्या छोड़ा टेस्ट ही नहीं करना है ना, हमें तो हमारी इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है, हमें टेस्ट वेस्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और टेस्टिंग अगर कर भी लेते हैं तो विलेजर्स जो है वो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नहीं वो डिसीज़ को कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या फिर उनको कोरोना वायरस हुआ है। उनका ये बोलना होता है कि छोड़ो यार, हमको तो नॉर्मल ये सर्दी खांसी जो है वो तो कितनी बार होती रहती है और ये वही है, ये अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई कोरोना वोरोना नहीं है और हमको कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है ना। वो स्टिल बिलीव करते हैं कि ये कॉमन कोल्ड है और ये क्योर जो है वो हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसमें वो क्योर हो भी जाता है,
लेकिन अगर मॉडरेट फॉर्म है तो वहाँ पर मेडिकेशन की केयर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। सीवियर फॉर्म ऑफ डिसीज जो है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत पड़ती है ना, और उसमें डेथ जो है वो भी हमें देखने को मिलती है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दी जाए तो। एंड यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, लास्ट मोमेंट पर हॉस्पिटल बेड सर्च करना, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, मोस्टली जान जो है वो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसे सिनारियो में यहाँ पर नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर है सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेट ऑफिशियल्स एंड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव नंबर्स एंड डेथ यहाँ पर सही रिपोर्ट करनी चाहिए। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा, डेटा यहाँ पर सही तरीके का देना चाहिए। अब क्यों यहाँ पर डेटा सही तरीके का देना जरूरी है? क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो ऑक्सीजन एलोकेट कर रही है सिविरिटी ऑफ सेकेंड वेव के बेसिस पर कि कितने लोग हैं। तो मतलब इसमें अगर आप ज़्यादा केसेस आपके निकल कर आ रहे हैं, ज़्यादा केसेस अगर एक्चुअल में आपके स्टेट में हैं, तो फिर वहाँ पर आपको ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग कर रहे हो, कम रिपोर्टिंग कर रहे हो, है ना, मतलब केसेस एक्चुअल में ज़्यादा है लेकिन रिपोर्ट आप कम कर रहे हो, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम मिलेंगे, जिससे और शॉर्टेज होगी, जिससे और समस्याएं जो है वो बढ़ती जाएगी, जो डेथ रेट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, है ना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद स्टेट जो है लोअर एलोकेशन मोर डेथ जो है वो फॉलो हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जैक्ट डेटा जो है वो यहाँ पर लेना बहुत ज़रूरी है। विलेज में फैमिलीज जो है कोविड पॉजिटिव मेंबर्स की, उनको यहाँ पर किट दी जानी चाहिए, मेडिसिन की, थर्मामीटर्स की, ऑक्सीमीटर्स की, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे सभी चीज़ों की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना, जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीमीटर जो है वो हज़ारों में बेचा जा रहा है, जो मतलब समझ लीजिए कि 500-600 मैक्सिमम 500-600 का मिलता था। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिलीवरी जो है किट्स की, वो भी यहाँ पर पंचायत सचिव के द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि हेड्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे हेड्स अवेलेबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर थर्ड वेव जो है वो भी आ सकती है, इसलिए है कि इंडिया ने यहाँ पर एडिशनल कैपेसिटी जो है वो पहले ही बिल्ड करके रखनी चाहिए, जिससे कि थर्ड वेव आए एटलीस्ट तब हम यहाँ पर तैयार रहे कि हाँ भाई हम तैयार है ना। यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, क्रूशियल डिसीजंस को स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। हालांकि अभी काफ़ी सारे जो डिसीजंस है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम यहाँ पर जो केसेस है उसको कंट्रोल कर पाए। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं क्राइम ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस मस्ट एंड। यहाँ पर हम एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस जो है ये क्या है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये जो एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस है ये क्या है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में जो फोर्स्ड डिसअपियरेंस है या फिर एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस है, ये ऑकर होता है जब कोई व्यक्ति को सीक्रेटली इम्प्रिजन्ड किया जाता है स्टेट या फिर थर्ड पार्टी के द्वारा। ठीक है, मतलब समझ लीजिए गवर्नमेंट है, उसने किसी व्यक्ति को सीक्रेटली अगर इम्प्रिजन कर लिया है, जेल में कैद कर लिया है, किसी को पता नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं है, उसको सीधा पकड़ा और जेल में डाल दिया, या तो गवर्नमेंट ने या थर्ड पार्टी ने। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी रहेगी इसको अप्रूवल रहेगा गवर्नमेंट का, मतलब गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो स्टेट है किसी भी देश की, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व रहेगी, है ना। तो उसको यहाँ पर अगर जेल में डाल रहे हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कंसर्न्स अगर हम देखते हैं तो बहुत देशों में हमें देखने को मिल रहा है। म्यांमार अगर हम देखते हैं, डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है म्यांमार में क्रूशियल जंक्चर पे है, मिलिट्री जो है उसने पूरा टेक ओवर कर लिया है ना। वहाँ पर लोगों की जो मूवमेंट है उसको भी यहाँ पर वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि वहाँ पर जो एनफोर्स डिसअपियरेंस है फैमिली मेम्बर्स का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो चाइना जो है वहाँ पर भी ये जो एनफोर्स डिसअपियरेंस है वो देखने को मिलता है। कैसे? तो चाइना में वर्किंग ग्रुप ने काफ़ी न्यूमरस रिपोर्ट जो है वो रिसीव किए हैं कि फैमिली मेम्बर जो है वो गायब हो गए हैं, है ना। जिंगजियांग यूगुर ऑटोनॉमस रीजन जो है वहाँ पर यूगुर मुस्लिम्स जो है माइनॉरिटी, उनको यहाँ पर फोर्सफुली उनको कैद कर लिया जाता है। मतलब अगर हम देखते हैं तो री एजुकेशन टेररिज्म को प्रिवेंट करने के नाम पर जो यूगुर माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप है उनको फोर्सफुली यहाँ पर भेजा जाता है वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पर, जिसको वो चाइनीज़ लोग कहते हैं, है ना। और फिर उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं रहती, कुछ भी पता नहीं रहता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, जिंदा भी है या नहीं है। श्रीलंका जो है वहाँ पर भी हमें काफ़ी डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, वेरियस फॉर्म ऑफ एनफोर्स डिसअपियरेंस वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि जो एनफोर्स डिसअपियरेंस होता है ये टेररिज्म को रोकने के नाम पर होता है कि ये टेररिस्ट जो है वो बन सकते हैं, इसलिए टेररिज्म को रोकने के लिए हम यहाँ पर एनफोर्स डिसअपियरेंस जो है वो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एनफोर्स डिसअपियरेंस इसे वाइडली यहाँ पर वर्ल्ड इन 1970s एंड अर्ली 1980s देखने को मिलता है ड्यूरिंग डर्टी वॉर अर्जेंटीना में, जहाँ पर अर्जेंटीना मिलिट्री डिक्टेटरशिप देखने को मिली। एंड यहाँ पर फोर्सफुल डिसअपियरेंस जो है लगभग 30,000 खुद के ही सिटीजन्स का उन्होंने यहाँ पर कर दिया था। अब इसमें यूएन कमीशन जो है ऑन ह्यूमन राइट्स स्टैब्लिश्ड वर्किंग ग्रुप 1980s में,
और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस जो है वो लाने की कोशिश की गई। इसमें अगर हम लीगल प्रॉब्लम्स देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कैरेक्टराइज है बाय डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति को अगर आप फोर्सफुली कैद करोगे तो उसकी जो लिबर्टी है वो यहाँ पर छीनी जा रही है ना, उसको जो आज़ादी है वो यहाँ पर छीनी जा रही है। अगर हम हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आर्टिकल 21 जो है उसका वायलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी समस्याएं जो है वो निकल कर आती हैं। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस एक्ट में हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ना किसी वे में तो इन्वॉल्व है ना, या तो गवर्नमेंट ने ही उसका इन्फोर्स्ड इम्प्रिजनमेंट किया हुआ है, या फिर कोई जो थर्ड पार्टी है उसने भी यहाँ पर गवर्नमेंट के बोलने पर ही या गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के या फिर गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ ही वो चीज़ की हुई है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो एक्ट है टिपिकली यहाँ पर कॉन्टेक्ट ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूअल रिफ्यूजल टू टेक रेलिवेंट एक्शन, तो इसके तहत हमें ये जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। अब इसमें रेमेडियल मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि अंडर द डिक्लेरेशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स डिसअपियरेंस 1992, यहाँ पर वर्किंग ग्रुप जो है ये काम करती है फैमिलीज, जो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स रहते हैं, जो भी जिनका भी यहाँ पर इन्फोर्स डिसअपियरेंस हुआ है, उनकी जो फैमिली मेंबर्स है जो ये बोल रहे हैं कि हमारे गायब हो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो काम है वो करती है, मॉनिटर करती है जो भी यहाँ पर चीज़ें हो रही है। यहाँ पर इंडिविजुअल पिटिशंस रिसीव करती है विक्टिम्स के फैमिली मेंबर से, सिविल सोसाइटी मेंबर से, एंड वो चैनलाइज करती है अपने आप को गवर्नमेंट एंड डिमांड करती है कि यहाँ पर डिसअपियर्ड व्यक्ति जो है उसका यहाँ पर सर्च किया जाए। वर्किंग ग्रुप यहाँ पर सीरियस कंसर्न में अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एनफोर्स डिसअपियरेंस पर। ये कोविड-19 अगर आप देखोगे वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा एनफोर्स डिसअपियरेंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे सिनारियों में उनको ढूंढना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि जो मूवमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से रोकी गई है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है उससे जूझ रहे हैं। अब यहाँ पर रेक्टिफाइंग द कन्वेंशन अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस 2006, ये इफेक्ट में आया 2010 में, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको मेंस में भी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टेट जो है काफ़ी लो है कंपेयर टू ट्रीटीज, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे ईस्ट एशियन स्टेट्स सिर्फ 4 है, कंबोडिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका, इन्होंने ही सिर्फ इसको रेक्टिफाई किया है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिल गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लो कॉस्ट एयर क्लीनर हमें देखने को मिलता है। इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए वेंटिलेशन कितना ज़रूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन कहीं पर भी, मतलब आपके घर में बोलिए, आपको छोटी सी ऊपर खिड़की दिखाई देती होगी, है ना, कहीं दीवार के ऊपर कोई रूम में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है, एयर सप्लाई अच्छा खासा होता है, नहीं तो क्या होता है एकदम सफोकेशन टाइप हो जाता है। अभी अगर हम कोविड वायरस देखते हैं तो उसके भी ट्रांसमिशन को लोअर करने के लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्कूल क्लासरूम जो है वो एडिक्वेट वेंटिलेशन सिस्टम लैक करते हैं, वहाँ पर हमें देखने को ही नहीं मिलता है। कई सारे जो यूपी, बिहार में, राजस्थान में कई सारे ऐसे स्कूल के बच्चों के कोचिंग है, मतलब जो ट्यूशन्स होती है, जहाँ पर एक रूम है जहाँ पर ना ही कोई खिड़की है, ना ही कुछ है, ना ही कुछ है, वहाँ पर बच्चों को बिठाकर नीचे बिठाकर पढ़ाया जाता है। मतलब उसमें आप सोचिए कि वेंटिलेशन नहीं है, इतनी गर्मी में बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो ये हमें साइंटिस्ट यहाँ पर प्रपोज किया है सिंपल एयर क्लीनर यहाँ पर बॉक्स फैन के साथ। तो मतलब सिंपल एयर क्लीनर जो है हमें देखने को मिल रहा है, जो एक पुट्ठे से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। कैसे? तो इसमें अगर हम देखते हैं एयर क्लीनर के बारे में, तो इसमें हमें देखने को मिलता है लो कॉस्ट एयर क्लीनर, ये इजीली यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है कार्डबोर्ड फ्रेम के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर टॉप्ड बाय एयर फिल्टर एंड बॉक्स फैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक यहाँ पर बॉक्स फैन है ना, कार्डबोर्ड की मदद से यहाँ पर बनाया जा रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर, इसको यहाँ पर प्लेस किया जाता है बिटवीन द फैन एंड द कार्डबोर्ड बेस्ड। जो एयर फिल्टर है, ठीक है, हमें यहाँ पर कार्डबोर्ड एंड जो फैन है उसके बीच में हमें यहाँ पर लगाता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप फोटो जो है उसमें देख सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे फैन ये ओरिएंटेड है, जिससे कि यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से हमें रखने को देखने को मिलता है, इस तरीके से रखा गया है, जिससे क्या होगा एयर जो है यहाँ पर आएगी एंड देन यहाँ पर पूरी फिल्टर जो है वो हो जाएगी, और क्लीन एयर जो है एयर डाउनवर्ड हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे क्या होगा कि अपने आप यहाँ पर जो एयर क्लीन है यहाँ पर होती रहेगी एंड एयर फिल्टर होने के साथ साथ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं, उन तक ये कमरे में पहुँचती रहेगी। तो ये हमें यहाँ पर बेसिकली चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, शेयर ज़रूर कीजिए, और MM एकेडमी ऐप का आज आखिरी दिन है तो सब्सक्रिप्शन एक्सटेंशन जरूर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।